तो अब हेडिंग लिखो पंचायती राज। पंचायती राज अगर आप गांव से जुड़े होंगे तो ये पंचायत बहुत सुना होगा। अगर आपका ताल्लुक थोड़ा बहुत भी रूरल एरिया से होगा या कभी आप छुट्टियों में घर जाते हो अगर विलेज में है तो वहां पंचायत तो सबने सुना होगा, ये टर्म से तो सब लोग फेमिलियर हैं। चलो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। तो भाई पंचायती राज एक संवैधानिक संस्था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। Constitutional provision. First of all, it is defined in Part 9, Schedule 11 and Article 243 to Article 243O. तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये कैपिटल O है, ये जीरो नहीं है। तो कभी भी ध्यान रखना कि ये जीरो नहीं है, ये कैपिटल O है, ठीक है। और जो पंचायती राज के बारे में जो इनिशियल मेंशन था, पंचायती राज के बारे में जो इनिशियल मेंशन था वो था आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 40 में। एंड आर्टिकल 40 इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो इनिशियली मेंशन था आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत या फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत। और ये आर्टिकल 40 था कहां पर? तो ये था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो इनिशियली फ्रेंड्स मेंशन था जब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला था, तब ये मेंशन हुआ करता था आर्टिकल 40 में। डीपीएसपी था, तो आपको पता है कि डीपीएसपी इज नॉट इन्फोर्सेबल इन लॉ। तो कोई जरूरी नहीं था, किसी स्टेट को मन किया तो बनाया, नहीं मन किया नहीं बनाया, दैट डिपेंड्स अपॉन देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। लेकिन फिर इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया और वो दिया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट से। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से इसको दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और इसको इंप्लीमेंट कब से किया गया? तो 23 अप्रैल। तो इसको इंप्लीमेंट कब से किया गया? तो 24 अप्रैल, 23 लिखा हुआ है, 24 अप्रैल से इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो यहां पर ध्यान इसमें आपको रखना है कि फाइनली इसको जो इंप्लीमेंट किया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट से, तो वो किया गया 24 अप्रैल को। 23rd को काटो, यहां करो 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल 1993 को इसे इंप्लीमेंट किया गया, यानी इसको मिल गया प्रेसिडेंशियल एसेंट। तो प्रेसिडेंशियल एसेंट यानी राष्ट्रपति की जो स्वीकृति है। अब देखो, बिल पर बिना राष्ट्रपति के साइन किए कोई कानून बन पाएगा? अगर बिल पर राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तो कानून तो बन नहीं पाएगा। तो इसको जो प्रेसिडेंशियल एसेंट दिया गया वो 24 अप्रैल 1993 को दिया गया और इसी दिन मनाते हैं पंचायती राज दिवस। तो इसी दिन मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। तो इसी दिन मनाते हैं पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति से सिग्नेचर हो गया, ये बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब जो 24 अप्रैल है फ्रेंड्स, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन इस वजह से है कि इस दिन 3 बड़े मेजर काम हुए थे। सबसे पहला काम हुआ था कि भाई पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, तो वो हो गया। आपने केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल केस सुना होगा, सुना है किसी ने? कब का केस है? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल
मतलब 90s का कब का? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 1973 का है। तो स्टेट ऑफ केरल जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई, जुडिशियल रिव्यूज वगैरह की बात की गई, तो यहां पर जो केशवानंद भारती का जो डिसीजन आया था वो भी 24 अप्रैल को ही आया था। तो उसमें 11 जजेस का बेंच, 13 जजेस का बेंच बैठा था। जस्टिस एसएम सीकरी उसके उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो वो उस बेंच को लीड कर रहे थे, जस्टिस एसएम सीकरी। तो वो उस समय सीजीआई थे। तो केशवानंद भारती केस का डिसीजन आया। उसके बाद इसी दिन सचिन का बर्थडे भी है, तो इस वजह से कहते हैं कि ये बड़ा हिस्टोरिक डेट है और सचिन के बर्थडे को एक साइड कर भी दिया जाए तो पंचायती राज दिवस प्लस केशवानंद भारती केस का डिसीजन, ये दोनों 24 अप्रैल को ही आया था। आई होप इट इज क्लियर। ये बात सबको समझ आ गई? ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट इसमें हेडिंग लिखो, व्हाट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। व्हाट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? तो बिफोर आई शुड प्रोसीड टू दैट डेफिनेशन ऑफ पंचायती राज, इज दैट क्लियर गाइज? इंट्रोडक्शन सबको क्लियर है? और ये ध्यान रख लेना कि इट इज अ मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। तो पंचायत इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। जो पंचायत है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट कहां पर होगा? तो ये होगा शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 7 में आपके 3 लिस्ट हैं, आप जैसा आप सब जानते भी होंगे, पॉलिटी आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने पढ़ भी रखा होगा। तो एक तो होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट और एक होता है कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, ये 3 सब लिस्ट होते हैं जो शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। बाकी जब फिर से हम लोग पॉलिटी की बात करेंगे तो उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग इसमें लिख लो, व्हाट इज पंचायती राज। पंचायती राज में लिख लो कि इट इज अ फॉर्म ऑफ, पंचायती राज इज अ फॉर्म ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नमेंट। इट्स अ फॉर्म ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लिख लो, फॉर्म ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट based on democratic decentralization. Democratic decentralization of powers. So it is a form of rural self-government based on democratic decentralization of power. तो सबसे पहले दोस्तों ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या इसी को रूरल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, क्योंकि पंचायत कहां एग्जिस्ट करती है? आपके रूरल लेवल पर। तो रूरल सेल्फ गवर्नमेंट है, लोकल के जगह आप इसको रूरल भी लिख सकते हो क्योंकि ये रूरल एरियाज में वर्क करती है। बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर एट एवरी लेवल, एवरी लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिवीजन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि मान लो सबसे ज्यादा पावर की जरूरत किसे है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद पावर की जरूरत है स्टेट गवर्नमेंट्स को। इसके बाद पावर की जरूरत है लोकल गवर्नमेंट को। तो सबसे ज्यादा पावर दिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट को, उससे कम दिया गया स्टेट गवर्नमेंट्स को और फिर सबसे कम दिया गया है लोकल गवर्नमेंट को। और ये ऐसा इसलिए किया गया है कि जिसकी जैसी जरूरत वैसा उसको पावर। तो जिसकी जैसी जरूरत है वैसा उसको पावर है। लोकल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा एनॉर्मस पावर की जरूरत नहीं है तो उनको कम दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को उससे ज्यादा और केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा पावर मिलता है। तो दैट इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब यहां पर फ्रेंड्स अगर बात करें पंचायती राज की, तो इसकी स्टार्टिंग देखोगे कि इंडिया में हुई तो ब्रिटिश इंडियन टाइम पीरियड में हुआ और इसको स्टार्ट किया लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने स्टार्ट किया 1882 में। तो लॉर्ड रिपन ने, ये ब्रिटिश वॉइसरॉय थे, इन्होंने स्टार्ट किया
1880 से लेकर के इनका टाइम पीरियड रहा 1884 तक। तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्टार्ट किया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्टार्ट किया लॉर्ड रिपन ने। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्टार्ट किया लॉर्ड रिपन ने। और बेसिकली जब आप चोला किंगडम देखोगे वहां पर भी ऐसा दिखता था कि सबसे बड़ा था मंडलम, उसको सबसे ज्यादा पावर, फिर उसके बाद नाडूज को पावर होता था, फिर वलनाडूज को पावर होता था। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इंडिया में स्टार्ट की लॉर्ड रिपन ने, ब्रिटिश टाइम पीरियड में इन्होंने स्टार्ट किया। बड़े लिबरल वॉइसरॉय थे और इनकी एक बड़ी फेमस बुक भी है और इस बुक का नाम है ड्यूटी ऑफ एजेस। ड्यूटी ऑफ एजेस एक बुक है जो लिखा है लॉर्ड रिपन ने। हालांकि लॉर्ड रिपन बाद में चले भी गए, तो 1882 में इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्टार्टिंग की। अब भाई जब इंडिया आजाद हो गया तो गांधी जी का भी मानना था, गांधी जी का भी मानना था कि जो इंडिया का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, मैक्स पॉपुलेशन है वो रहता है विलेज में। तो इन्होंने कहा था पंचायती राज के लिए राम राज्य थ्रू ग्राम राज, पंचायत के लिए कहा था इन्होंने राम राज्य थ्रू ग्राम राज्य। राम राज्य लाना ग्राम राज्य के जरिए। ग्राम राज्य का मतलब है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जरिए विलेज को एम्पावर करना है। तो यहां पर सीधा सीधा इनका कहना था कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जरिए एम्पावरमेंट करना है विलेजेस का। यहां तक बात क्लियर है सबको? एम्पावरमेंट करना है विलेजेस के लिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।